नमस्कार दोस्तों, 17 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज को लेके। यहाँ पे बेसिकली ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत सरकार है वो ये दिखा रही है कि 2020-21 में इंडिया के अंदर बहुत एफडीआई, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में आप बात करो तो 81.72 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई आई है इंडिया के अंदर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा है। 2019-20 के रिस्पेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 10% ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली में ये हमारे लिए एक अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि भले ही एफडीआई ज़्यादा आई है लेकिन डिसएग्रीगेटेड डाटा देखने की ज़रूरत है। मतलब कि कौन से फील्ड में कितनी एफडीआई आई और क्या वो एफडीआई इंडिया में सच में जॉब पैदा कर रही है, क्या वो एफडीआई इंडिया में सच में कोई ग्रीन इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। क्योंकि एफडीआई वो अच्छी मानी जाती है जो नए जॉब्स पैदा करे, नया ग्रीन इन्वेस्टमेंट लेके आए, और ऐसा यहाँ पे इन एफडीआईज में बहुत कम होता नजर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस आर्टिकल के थ्रू। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी इनएफिशिएंसी की। भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि हीट वेव्स आने वाले हैं, उस हीट वेव्स के चलते एसी की डिमांड इंडिया के अंदर ज़्यादा होने वाली है। अभी जब एसी की डिमांड इंडिया के अंदर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे भारत सरकार आगे आने वाले समय में कितने एसी इस्तेमाल करेंगे लोग, कितने घरों में एसी इस्तेमाल होता है, कितने घरों में कूलर इस्तेमाल होता है, कितने घरों में पंखा फैन इस्तेमाल होता है, इस प्रकार के डिसएग्रीगेटेड डाटा सरकार के पास है नहीं। जो भी है वो एम्पेरिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे एरिया वाइज ये एसेस करने की ज़रूरत है कि हाँ भाई किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी कूलिंग डिमांड है और वो कूलिंग डिमांड के पैटर्न्स क्या क्या हैं। फिर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि वो जो भी कूलिंग इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हो। तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे, और पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। अभी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जिन लोगों के अगेंस्ट भी लगाया गया था, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे 3 लोगों को भी बेल दे दी गई है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर बेल देना अपने आप में मुश्किल काम होता है, क्योंकि टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया गया है आपके ऊपर, और ऑब्वियस सी बात है टेररिज्म का इल्ज़ाम एक बहुत सीरियस इल्ज़ाम है। तो जब ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दी तो जो दिल्ली पुलिस थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई इस बेल के अगेंस्ट। दिल्ली पुलिस का ये बोलना है कि भाई हम टेररिस्ट चार्जेस लगा रहे हैं और यहाँ पे इन लोगों को बेल मिल रही है। बेल कौन से बेसिस पे दी है हाई कोर्ट ने, और दिल्ली पुलिस का यहाँ पे क्या स्टैंड है, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और जो आखिरी आर्टिकल मैं आपके साथ बात करूंगा, क्लोजर कंपनसेशन, ये एनरिका लेग्जी वाला केस है। 9 साल पहले की घटना है। 2 इटालियन मेरीन्स आए और उन्होंने हमारे 2 फिशरमैन ऑफ द केरला कोस्ट को गोली मार दिया। उनको लगा कि ये पायरेट्स हैं, जबकि वो नॉर्मल मछुआरे थे जो मछली पकड़ रहे थे वहाँ पे। फाइनली 10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन आया है यहाँ पे इटली की सरकार की तरफ से, और इन दोनों मरीन्स को छोड़ दिया गया है। हाँ, इन मरीन्स के ऊपर केस चलेगा, बट इटली के अंदर चलेगा। अभी इटली के अंदर इनके ऊपर केस चलेगा, वो खाना पूर्ति टाइप की होगी, कोई सीरियस केस देख लिया यहाँ पे चलने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ 9 साल क्यों लग गए इस पर्टिकुलर केस को डिसाइड करने में, तो थोड़े बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यही अभी के लिए 4 ही आर्टिकल्स डिस्कस हो पाएंगे। 3 आर्टिकल और है साइंस, सीडो साइंस के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मैं इनको अलग से आपको जैसे तैसे करके समझाऊंगा। अभी के लिए इन 4 आर्टिकल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देख लेते हैं किन किन मेंबर्स ने हमको ज्वाइन किया है। तो सौम्या एस प्रधान ने ज्वाइन किया है। शी इज 6 मंथ्स एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच सौम्या, 6 महीने से लगातार कॉन्स्टेंट सपोर्ट के लिए। तनवीर अहमद ने ज्वाइन किया है। एस सौम्या ने ज्वाइन किया है, ये दिस इज हर 2nd मंथ एज अ मेंबर। ऋषभ कालिया ने ज्वाइन किया है। दिव्यांश त्रिपाठी ने ज्वाइन किया है। नंदनी कुमारी ने ज्वाइन किया है। आदित्य देव चक्के ने ज्वाइन किया है। ट्रूपर एंड चेजर ने ज्वाइन किया है। तो ट्रूपर एंड चेजर, आदित्य देव चक्के, नंदनी कुमारी, दिव्यांश त्रिपाठी, ऋषभ कालिया, एस सौम्या, तनवीर अहमद एंड सौम्या एस प्रधान। अ वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग अ मेंबर, थैंक यू फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। कल ही मैंने स्पेक्ट्रम की 3 बैक टू बैक वीडियोस देखी डाली हैं मिडल हिस्ट्री की। हो सकता है कि आप मिडल हिस्ट्री कहीं और से पढ़ रहे हो सकता है कि मिडल हिस्ट्री के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो या कोई परमानेंट कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, उसमें आप मिडल हिस्ट्री पढ़ रहे हो। लेकिन मैंने भी जो मिडल हिस्ट्री वीडियोस बनाई अच्छी हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी मेहनत लग जाता है इस प्रकार की वीडियोज़ को बनाने में। मैंने रमेश सिंह को बेस में रख के बनाया, और कहीं ना कहीं रमेश सिंह एक बहुत अच्छी किताब है। तो आप चाहो तो स्पेक्ट्रम वीडियोस, ये स्पेक्ट्रम की सॉरी जो सतीश चंद्रा की मैं वीडियोस बना रहा हूँ मिडल हिस्ट्री वाली, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने बना रखी बहुत सारी, आपको पता ही है, लक्ष्मीकांत की स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की।
तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। NCERT 6 से लेकर 12 तक की किताबें काफ़ी सारी बन गई हैं, काफ़ी बन रही हैं। जल्दी NCERT 11th ज्योग्राफी की और भी वीडियोस आएंगी। जो लोग उनको देख रहे हैं थोड़ा पेशेंस रख के, मैं कोशिश करूँगा आज ही वीडियो डालने की। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि रमेश सिंह की वीडियोस डालूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए, और जो भी मैं लेक्चर्स बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशंस के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे अपडेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिंक्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, अपने मैसेज इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। अगर यूज़फुल लगे तो मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। अभी 1-2 दिन से मैं इंस्टाग्राम के मैसेजेस नहीं देख पा रहा हूँ, रीज़न मी कि वीडियो ज़्यादा बनानी है। परसों भी आपको 12-13 वीडियोज़ मिली थी, कल आपको 7 वीडियोज़ मिली हैं, और इन 7 वीडियोज़ में ज़्यादातर लॉन्ग ड्यूरेशन की, तो इन वीडियोज़ को बनाने में समय लग जाता है। सो बी पेशेंट, मैं जल्दी आपके साथ कुछ यूज़फुल क्वेरीज टेकअप करूँगा। तो भाई शुरुआत करते हैं। रिकॉर्ड FDI इनफ्लोज, यस कॉज फॉर सेलिब्रेशन, नो। देखें क्या बोला जा रहा है, मतलब रिकॉर्ड FDI इनफ्लो क्या देश के अंदर आए हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है, देश के अंदर आए हैं। बट क्या इससे हमको खुश होने चाहिए? बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे देखिए। In an otherwise gloomy economic scenario, one area for cheer for the government has been the numbers of foreign direct investment. मतलब कि वैसे तो इकोनॉमिक्स गड़बड़ चल रही, हिली हुई चल रही है, लेकिन FDI के नंबर्स को देख के कहीं ना कहीं सरकार खुश हो रही है। प्रेस रिलीज आई है और वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बोला है कि इंडिया ने हाईएस्ट एवर FDI इनफ्लो लाया है $81.72 बिलियन का 2020-21 के दौरान। नो डाउट ये 81.72 बिलियन का FDI इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 2019-20 में भी अच्छा खासा FDI इनफ्लो आया था, उससे 10% ही ज़्यादा है। लेकिन अब समझिए, RBI ने ये बोला है कि जो इक्विटी कंपोनेंट है इस FDI का वो है $61.4 बिलियन। अब आप बोलोगे इक्विटी कंपोनेंट का क्या मतलब है? इंडिया के अंदर कोई एक कंपनी है, मान लीजिए जियो कंपनी। अभी जियो कंपनी के अंदर स्टेक्स खरीद रही है कोई बाहर की कंपनी, तो फेसबुक ने जियो के मोबाइल प्लेटफॉर्म के 10% स्टेक्स खरीद लिए। तो व्हाट इज दिस इज इक्विटी FDI। FDI समझिए, FDI को टेक्निकली बहुत अच्छा समझा जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक FDI एक FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। FDI भी देखिए मैंने कुछ वीडियोस भी बना रखी, जैसे आप देखोगे कि व्हाट इज FDI अंडर ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट, पहली वीडियो नजर आएगी। फिर दूसरी वीडियो इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हांगकॉन्ग एंड चाइना, व्हाट इज FDI एंड FPI टू FDI SPI के लिए क्या बेसिक मतलब है, इनके बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो ये 2-3 वीडियोज़ हैं, अगर आप देख लेंगे तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको एक्स्ट्रा समझ में आ जाएंगे। तो कहने मतलब ये है कि जब FDI इंडिया के अंदर आई तो ये समझा जाता है कि इससे कोई नया धंधा शुरू किया जाएगा, उस नए धंधे में लोगों को नई नौकरियां दी जाएंगी और उन नौकरियों से देश का भला होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आएगी और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नौकरियां मिलेंगी। इक्विटी में एक प्रॉब्लम होती है, इक्विटी में प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए जियो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है इंडिया में, उसके ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं। अभी इस जियो के स्टेक्स खरीद रहा है कौन? फेसबुक। अभी फेसबुक इसके स्टेक्स खरीदेगा तो ये जियो या तो अपना उधार चुकता कर देगा, या दूसरा जियो किसी और प्लेटफॉर्म्स को अगर खरीदना चाहे तो उसको खरीद लेगा। यहाँ पे कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, कोई नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। जो पुरानी जॉब्स हैं वही चल रही हैं, जो पुराना इन्वेस्टमेंट है वही चल रहा है, जो पुराना धंधा वही चल रहा है, बस इसमें कुछ फॉरेन पार्टनरशिप आ गई है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा पैसा है वो करंटली रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट हुआ है, रिलायंस के ही ओनर्स के पास रहा है, लोगों के पास उतना नहीं पहुंचा है। क्योंकि जब ग्रीन इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब किसी धंधे को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होता है, नौकरियाँ भी क्रिएट होती हैं। बट ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ना यहाँ पे नौकरियाँ क्रिएट हो रही हैं नई। समझ गए बात को? तो ये जो $61.4 बिलियन का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट अ ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये पहली बात याद रखिएगा। FII तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि डायनेमिक होते हैं। कल की डेट में उनको चाइना में पैसा मिला तो चाइना चले जाएंगे, इंडिया में पैसा मिला तो इंडिया में रहेंगे, सिंगापुर में पैसा मिला तो सिंगापुर चले जाएंगे। तो इंडिया में इक्विटी इन्फ्लोज FDI के $61.4 बिलियन थे। यही इक्विटी इन्फ्लोज 2019-20 में $51.7 बिलियन थे। इस बार 19% बढ़ते हुए हमको नजर आए हैं। अब देखिए, सरकार ने जब ये अनाउंसमेंट किया तो सरकार ने बोला कि भैया बहुत बड़ी बात हो गई है, रिकॉर्ड हमने FDI मंगाए हैं और ये FDI पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से हुआ है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की वजह से हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से हुआ है। और अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स को कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं दिस इज अ गुड न्यूज़, क्योंकि 2020 में दुनिया भर में जो FDI इनफ्लोज हैं वो 42% से घटे हैं व्हेन कंपेयर्ड टू 2019। तो 2019 के रिस्पेक्ट में 2020 में दुनिया भर में जो FDI इनफ्लोज हैं वो 42% से घटे हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में जो FDI इनफ्लोज जा रहे हैं वो 12% से घटे हैं। लेकिन किसी भी FDI इनफ्लो को अच्छा या बुरा समझने से पहले
हमें ये समझना पड़ेगा कि इस इंडियन इकोनॉमी में ये फॉरेन इन्वेस्टर किस प्रकार से पैसा खर्च कर रहा है। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमको पिक्चर दिखा रही है, असल पिक्चर उससे अलग है। असल पिक्चर कहाँ नजर आती है? तो आरबीआई के डिसएग्रीगेशन वाले अकाउंट्स में अलग पिक्चर नजर आती है। आरबीआई के डिसएग्रीगेटेड अकाउंट्स क्या दिखा रहे हैं? दिस शोज दैट नेट ऑफ रिपैट्रिएशन डिसइन्वेस्टमेंट FDI inflows had declined by 2.4% in 2020-21 as compared to previous year. This was due to a 47.2% in repatriation and disinvestment. दो बात समझिए, रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अब रिलायंस कंपनी थी, रिलायंस कंपनी ने अपने 10% शेयर्स फेसबुक को बेच दिए, तो ये क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट था। मतलब कि ये इंडिया की कंपनी के एसेट्स थे और इसके कुछ परसेंटेज को बाहर की कंपनी को बेच दिया, तो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट। रिपैट्रिएशन का मतलब क्या होता है? देखिए, रिपैट्रिएशन का मतलब ये होता है कि जो पैसा फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर लेके आया और उससे उसने जो कुछ भी पैसा कमाया, उस कमाई को कितनी आसानी से इंडिया के बाहर भेज सकता है, इसको आप रिपैट्रिएशन बोल सकते हो। ऑब्वियसली बात है, उस कमाई के ऊपर टैक्स लगेगा, बट वो कमाई एज प्रॉफिट अगर देश के बाहर निकल जाती है तो आप कह सकते हो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिपैट्रिएशन। मतलब कि वो फंड जो इंडिया के अंदर आया था उसमें से बहुत सारा फंड बाहर चला गया, रिपैट्रिएट हो गया। ओके, तो कुल मिला के आप देखोगे कि डिसइन्वेस्टमेंट और रिपैट्रिएशन वाला जो फंड था, जिसका प्रॉफिट या जिसका जो मेजर बल्क अमाउंट है वो इंडिया के बाहर चला जाएगा, ये 47.2% में बढ़ा है। ओवरऑल अगर आप रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट की बात करो, इसके थ्रू जो एफडीआई इंडिया के अंदर आई है वो है $27 बिलियन। रिपैट्रिएशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है। एफआईआई इनफ्लोज है, तो एफआईआई इनफ्लोज इंडिया में आए, इंडिया में इंटरेस्ट कमाया और फिर वो एफआईआई इनफ्लोज इंडिया से निकल के चाइना में चले गए, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिपैट्रिएशन। इंडिया में किसी ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, उसका पैसा कमाया, पैसा बाहर निकाल के ले गया, तो रिपैट्रिएशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता ही दिया, कंपनी का स्टेक बेच दिया। तो कुल मिला के जो एफडीआई रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट वाली थी वो 47.2% बढ़ी है। और कितनी आई है? $81 बिलियन में, $27 बिलियन। एक्चुअली में अगर आप देखो तो रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट वाली एफडीआई अगर आप हटा दो तो कहीं, और इक्विटी वाली एफडीआई एक्चुअली में डिसइन्वेस्टमेंट वाली है, तो अगर ये दोनों एफडीआईज अगर आप हटा देते हो तो एक्चुअली में आपको नजर आएगा कि 2020-21 के जो एफडीआई इनफ्लोज है इंडिया के अंदर वो 2.4% कम है। फिर आप देखोगे कि आरबीआई की रिपोर्ट ये बोलती है कि जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो आया है 2020-21 में, इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एफपीआई ज्यादा है। एफपीआई में 69 गुना इंक्रीज है, $38 बिलियन की एफपीआई है। 38 एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, मतलब वो आए इंडिया के बॉन्ड मार्केट में, उन्होंने पैसा कमाया और बाहर निकल गए। तो रिपैट्रिएशन मतलब कि रिपैट्रिएशन डिसइन्वेस्टमेंट में $27 बिलियन की एफडीआई, मतलब कि वो पैसा जो कि इंडिया से बाहर निकाला जा सकता है, और वो पैसा जो कि कहीं ना कहीं किसी एक कंपनी के स्टेक्स को डाइल्यूट करके किया गया। फिर दूसरा एफआईआई एफपीआई, जहां पे डायनामिकली दुनिया भर के इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके थ्रू भी $38 बिलियन इंडिया में आया। तो आप कह सकते हो कि एफपीआई के थ्रू $38 बिलियन इंडिया में आया, रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू $27 बिलियन इंडिया में आया। ओके, अब आप यहां पे समझिए कि $38 बिलियन और $27 बिलियन कितना हो गया? $65 बिलियन तो लगभग यही हो गया। और ओवरऑल $81 बिलियन से इंडिया में आया है। और ये एफपीआई और रिपैट्रिएशन डिसइन्वेस्टमेंट वाला जो पैसा है, ये बहुत ज्यादा कैपिटल एसेट्स को बनाने में इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये ऑलरेडी जो कैपिटल बना हुआ तो उसी को कैपिटलाइज करें। जैसा कि मैंने बताया कि रिलायंस जियो कंपनी खड़ी हुई है, यहाँ कोई नई नौकरी नहीं प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, वही पुराने कंस्ट्रक्शन के अंदर रिलायंस अपना उधार वगैरह चुकता कर रहा है। समझ गए? तो अब तक अगर आप देखोगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडिया के मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा डाला है 2014-15 के बाद। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, या फिर आप कह लीजिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, जो एफपीआई है ये एक प्रकार के एफआईआई होते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनको एक ही समझा जाता है। बहुत माइनर टेक्निकल डिफरेंसेस है, वो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा पैसा एफआईआईज ने इंडिया में 2014-15 में डाला था, $42 बिलियन, और उसके बाद अभी डाला है 2020-21 में $38 बिलियन। तो ये एफआईआई हो गया, इसके थ्रू $38 बिलियन आए, एफआईआई बोल लीजिए, एफपीआई बोल लीजिए, और रिपैट्रिएशन डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू $27 बिलियन आए इंडिया के अंदर। ओके, अब समझिए, ये स्पेकुलेटिव कैपिटल है। ओके, खासकर एफआईआई की बात करो, एफपीआई की बात करो, दिस इज स्पेकुलेटिव कैपिटल। ये स्पेकुलेटिव कैपिटल क्यों है? क्योंकि इंडिया का बॉन्ड मार्केट, इंडिया के कैपिटल मार्केट्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से पैसा आता है
बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा आता है और ये पैसा एकदम से इंडिया के बाहर भी चला जाता है। जहां से इनको फायदा हो रहा होगा वो वहां पे लेके चले जाएंगे अपने पैसे को। ऑब्वियसली इंडियन मार्केट से जो भी थोड़ा बहुत कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स दे देंगे और ये इंडिया से बाहर निकल जाएंगे। तो भाई देखिए, इंडिया को लॉन्ग टर्म स्टेबल ऐसे एफडीआई की जरूरत है जिसमें ग्रीन इन्वेस्टमेंट हो। तो जो एफडीआई आई भी लॉन्ग टर्म की फेसबुक वाली, वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी। उसके अलावा यहाँ पे जो कैपिटल आया एफआईआई वाला, वो स्पेकुलेटिव कैपिटल था। तो मार्केट ऊपर उठा तो आएगा, मार्केट नीचे गिरा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो इससे आप खुश नहीं हो सकते हो यहाँ पे। दिस इज नॉट अ रीजन टू बी हैप्पी हियर। प्लस जो लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स थे एफडीआई के, उनको यहाँ पे समझने की जरूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के डाटा का इस्तेमाल करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले 3 क्वार्टर का अगर आप डाटा देखोगे 2020-21 का, तो देखा गया कि लगभग 2020-21 की जो 86% इक्विटी इनफ्लोज हैं वो पहले 3 क्वार्टर्स में आई हैं। और वो किस प्रकार से आई हैं? तो भाई 3 रिलायंस ग्रुप की कंपनीज, जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल वेंचर्स और रिलायंस बीपी मोबिलिटी, इनमें 27.8 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ है। जो टोटल इक्विटी इनफ्लो था पहले 3 क्वार्टर का, उसका 54.1% तो रिलायंस की इन 3 कंपनीज में ही आया है। फिर कुछ और भी कंपनीज में एफडीआईज आई हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल शिंडलर इलेक्ट्रिक इंडिया, इसमें इक्विटी आई है। बायजूस में इक्विटी आई है। आर्सेलर मित्तल इंडिया में, जीएमआर एयरपोर्ट्स में, अमेजन सेलर सर्विसेज में, कहीं ना कहीं इनमें एफडीआई रिसीव हुई हैं। और वो एफडीआई एक्चुअली में स्टेक फॉर्म में रिसीव हुई है, इक्विटी फॉर्म में। तो इन कंपनीज का थोड़ा शेयर, थोड़ी इक्विटी कुछ बाहर की कंपनियों ने खरीद ली। फिर कुछ और स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। अगर आप देखोगे तो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर लगभग 20 बिलियन डॉलर्स के जो शेयर्स बेचे गए, वो 14 फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचे गए, जिसमें आप कह सकते हो फेसबुक है, गूगल है, केकेआर है एंड क्वालकॉम है, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स और सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं यहाँ पे। कुल मिला के यहाँ पे रिलायंस को ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, देखिए ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि ये कुछ ऐसे ट्रिकी इकोनॉमिक टर्म्स हैं जिनको बहुत डिटेल में आपके साथ बात करनी पड़ेगी। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो कि ऑप्शनल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि पहले शेयर्स के फॉर्म में नहीं थे, बट बाद में पैसे को इस्तेमाल करके रिलायंस ने इसको शेयर के फॉर्म में खरीद के अपने पास रख लिया, अपने ही शेयर्स को। कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए, रिलायंस अपना उधार चुकता कर रहा था, रिलायंस अपनी बैलेंस शीट्स को यहाँ पे थोड़ा सुधार रहा था। तो एफडीआई के जो थ्रू पैसा आया उसको इस्तेमाल करके रिलायंस ने अपनी बैलेंस शीट्स यहाँ पे थोड़ी सुधार ली। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे देखोगे देयरफॉर अमाउंटेड टू इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो शेयर्स थे अपनी ही कंपनी के, उसके कुछ शेयर्स को यहाँ पे इन गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी ने खरीद लिया है। प्लस रिलायंस रिटेल में जो भी पैसा आया है वो रिलायंस ग्रुप ने किस प्रकार से इस्तेमाल किया है, तो आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली रिलायंस किसने फ्यूचर ग्रुप खरीदा है, अर्बन प्लैटर खरीदा है। तो ये फ्यूचर ग्रुप और अर्बन प्लैटर एफडीआई के थ्रू आए हुए पैसे से ही यहाँ पे खरीदा है। सिमिलरली रिलायंस बीपी मोबिलिटी में जो पैसा आया था उसको एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी नई कंपनीज को खरीदने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। फिर आप समझिए, ये डील काफी न्यूज में थी जो फेसबुक की एंट्री हुई है आपकी जियो प्लेटफॉर्म में। इससे फॉरेन पार्टनर को क्या फायदा, मतलब फेसबुक अगर इतना इतना करोड़ों हजारों करोड़ की तादाद में पैसा अगर रिलायंस के अंदर झोंक रहा है, जियो के अंदर झोंक रहा है, तो कोई तो मतलब होगा। सबसे खास बात तो ये है कि देखिए, जियो सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इसके इंडिया में। तो जियो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी सोशल मीडिया को रीच को इंडिया में बढ़ाना, पहला टारगेट तो ये है फेसबुक का। दूसरी बात ये है कि जियो का एक प्लेटफॉर्म है जियो मार्ट, और जियो मार्ट के अंदर पोटेंशियल है इंडिया के ई कॉमर्स में आगे बढ़ने का। इसीलिए फेसबुक ने यहाँ पैसा खत्म किया है जियो मार्ट के अंदर, ताकि इंडिया के ई कॉमर्स सेक्टर में फेसबुक यहाँ पे एंट्री मार पाए। मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक की जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पे जियो में वो 9.9% की है, और गूगल की जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे लगभग 7.7% की है। ओवरऑल दोनों की शेयर होल्डिंग मिला दो तो 18% की हो जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, फेसबुक की शेयर होल्डिंग 9.9% क्यों है? क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आरबीआई दोनों इस बात को बोलते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंपनी में अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर 10% से ज्यादा शेयर खरीदता है तो उसके मैनेजमेंट में उस फॉरेन इन्वेस्टर की बहुत चलने वाली है। मतलब अगर यहाँ पे फेसबुक रिलायंस जियो के 10% या 10% से ज्यादा शेयर खरीद लेता, तो फिर कहीं ना कहीं डेली मर्रा का जो मैनेजमेंट होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसमें
फेसबुक की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती, फिर फेसबुक मैनेजमेंट में जो बोलता वो कहीं ना कहीं रिलायंस को मानना पड़ता। इसलिए रिलायंस भी बहुत शाणा है, उसने 9.9% शेयर बेचे हैं किसको, फेसबुक को। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गूगल को कितने बेचे हैं, 7.7%। गूगल और फेसबुक मिलकर कितना ओन कर रहे हैं रिलायंस में, 18% जियो प्लेटफॉर्म्स में। तो जो जियो प्लेटफॉर्म है इसको दो मेजर अमेरिकन कंपनीज 18% ओन कर रही हैं। बट फिर भी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, अभी भी रिलायंस के बोर्ड के पास है। रिलायंस अपने हिसाब से, रिलायंस के डायरेक्टर्स अपने हिसाब से यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, बाहर का इंटरफेरेंस यहाँ पे थोड़ा कम ही माना जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कुछ और इनफ्लोज आए, और ये इनफ्लोज भी कहीं ना कहीं एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल किए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल शिंडलर इलेक्ट्रिक ने एल&टी के इलेक्ट्रिक और ऑटोमेशन बिजनेस खरीदा है। आरसी मित्तल ने एक्यूपाई किया एसआर स्टील को। बैजूस ने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को ऑक्यूपाई किया, जैसे आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को। अभी बैजूस ने ये आकाश एजुकेशनल सर्विसेज कैसे खरीदी, तो बैजू को जो एफडीआई से पैसा आया उसी के थ्रू तो आकाश एजुकेशनल सर्विसेज खरीदी। मतलब कि यहाँ पे जो एफडीआई इंडिया के अंदर आ रही है उसको ये कंपनियां इस्तेमाल करके क्या कर रही हैं, दूसरी कंपनी खरीद रही हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि जीएमआर की एक डील हुई है ग्रुप एडीपी ऑफ फ्रांस के साथ। दिस पेव्ड द वे फॉर अ फॉरेन गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी टू हैव अ से इन इंडियाज इन्वेस्टमेंट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी हमारे एयरपोर्ट वगैरह है उसको बनाने में जीएमआर का एक बहुत बड़ा हाथ है, और इस जीएमआर में इन्वेस्ट किया है ग्रुप एडीपी ऑफ फ्रांस ने। और ग्रुप एडीपी ऑफ फ्रांस फ्रांस की सरकार द्वारा कंट्रोल कंपनी है, तो अब ऑब्वियस सी बात है उसका थोड़ा बहुत से आ जाएगा इंडिया के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो एफडीआई आ रही है, इस एफडीआई का पैटर्न काफी बदला हुआ है, पैटर्न बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज्ड है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे इन इनफ्लोज के ऊपर आरबीआई क्या बोल रहा है। आरबीआई का कमेंट सुनिए अपनी एनुअल रिपोर्ट में। इवन दो एफडीआई इनफ्लोज वर स्ट्रॉन्गर इन 2020-21, देयर डिस्ट्रीब्यूशन वाज हाईली स्कूड। मतलब 2020-21 में भले 81-82 बिलियन डॉलर की एफडीआई आ गया है, बट जिस हिसाब से एफडीआई है जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी हिला हुआ है, काफी बदला हुआ है। फिर क्या बोला जा रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एफडीआई इनफ्लोज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन साइज वाज लार्जर ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड। मतलब एफडीआई जो फ्लोज आ रहे हैं उसका जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो ज्यादा है। मतलब पहले जिस सेक्टर में ज्यादा आते थे उसमें अब कम आ रहे हैं, जिसमें कम आते थे उसमें अब ज्यादा आ रहे हैं। उसका रीजन ये भी है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि पैंडेमिक के समय पे कंपनीज की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, तो अपनी इकोनॉमिक हालत को सुधारने के लिए भी कंपनीज ने अपने स्टेक को यहाँ पे काफी सस्ते में बेचा है बाहर की कंपनीज को। तो दिस इज वन इकोनॉमिक सिनारियो जो कि अलग अलग एक्सपर्ट्स यहाँ पे बताते नजर आ रहे हैं। ओके, फिर जो एफडीआई लेवल्स अभी के लिए चल रहे हैं इनकी सिनारियो और गंदे हो जाते हैं अगर ये टॉप की 5 एफडीआई डील्स हटा दो। मतलब ये जो जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर डील हुई है, जो बाकी मेजर कंपनीज के अंदर डील हुई है, ये टॉप की 5 अगर आप एफडीआई डील्स हटा दो तो आपको दिखेगा कि 2019-20 के रिस्पेक्ट में 2020-21 की एफडीआई लगभग 33.33% से गिरी है, लगभग 1/3 से गिरी है। मतलब ये टॉप 5 डील्स अगर एफडीआई की नहीं होती तो इंडिया का एफडीआई रेट 33% से गिरा हुआ हमको नजर आता। तो मतलब इन 5 एफडीआई डील्स ने कहीं ना कहीं इंडिया की एफडीआई की ओवरऑल पिक्चर को यहाँ पे बहुत अच्छा दिखा दिया है। अगर ये एफडीआई डील्स नहीं हुई होती तो ओवरऑल पिक्चर यहाँ पे आपको काफी ग्लूमी नजर आती। और ये जो लार्ज इनफ्लोज थे अगर ये नहीं होते, अच्छा खास बात ये कि जो हमारा Q4 है 2021 का, ये जितने भी बड़े बड़े एफडीआई डील्स हुई हैं पहले 3 क्वार्टर में हुई, जो चौथे क्वार्टर में कोई बड़ी डील नहीं हुई है, तो चौथे क्वार्टर में जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है वो बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा। Q4 का 2021 में जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो आया है वो सेकंड लोएस्ट है। इसकी पहले 2014-15 में बहुत कम था और 2016-17 में बहुत कम था। बाकी समय पे Q4 हर फाइनेंशियल ईयर का कहीं ना कहीं एफडीआई इनफ्लो ज्यादा है, पर 2020-21 का आप समझ सकते हो सेकंड लोएस्ट है, आप कह सकते हो। 2014-15 के बाद Q4 का एफडीआई इनफ्लो 2020-21 का सेकंड लोएस्ट है। इससे कम 2014-15 में था और उसके बाद कम कहां पे आ गया है, 2020-21 में आ गया है। मतलब कुल मिला के चौथे क्वार्टर में जब कोई मेजर एफडीआई की डील नहीं हुई तो क्या पता चला, तब ये पता चला कि भाई ओवरऑल देखो तो मेजर फाइनेंशियल और एफडीआई डील ना होने के चलते ओवरऑल जो एफडीआई का सिनारियो इंडिया में नजर आ रहा है, भले इक्विटी को भी आप कंसीडर करके चलो तो काफी खराब नजर आ रहा है। बट फिर आप देखोगे कि कहीं ना कोई ऑप्टिमिज्म दिखाना जरूरी है, तो आरबीआई ने यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म भी दिखाया है। आरबीआई ने देखा है कि 2021-22 की एफडीआई में कुछ इजाफा हो सकता है,
जो कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चला रखी सरकार ने, डोमेस्टिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को, इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की बात की है सरकार ने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए कल की डेट में इंडिया के अंदर एफडीआई आती है और वो इक्विटी लिंक्ड एफडीआई है, तो देखिए वो हमारे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। एफडीआई को इंपॉर्टेंट तब समझा जाता था जब प्रोडक्टिव एसेट्स इंडिया के अंदर बन रहे। तो कोई कंपनी इंडिया के अंदर आई, उसने एक नई जगह पे धंधा शुरू किया, एक छोटी कंपनी के साथ टाई अप करके उसके रिसर्च और डेवलपमेंट इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया, नई जॉब्स क्रिएट हुई, नया इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ। इस प्रकार की एफडीआई को रियली इंपॉर्टेंट माना जाता है इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए। ये वाली जो एफडीआई अभी आ रही है जिसमें स्टेक्स को खरीदा जा रहा है, इक्विटी को खरीदा जा रहा है, ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी के शेयर्स को खरीदा जा रहा है, ये इकोनॉमी के रिवाइवल में बहुत मेजर रोल यहाँ पे प्ले नहीं कर सकती है। फिर आप देखो, दिस व्यू इज रीइंफोर्स्ड बाय द फैक्ट दैट कॉन्ट्रेरी टू गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशंस of a larger magnitude of inflows into the manufacturing sector, the sector received just 17.4% of the total inflows दुनिया 2021। हमारे देश में दो सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार ने काफ़ी एक्सपेक्ट किया था कि एफडीआई आएगी 2020-21 में, लेकिन नहीं आई। टोटल 100% अगर एफडीआई इंडिया में आई है 2020-21 में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 17.4% आई है। मतलब इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन कंपनीज ने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है इंडिया के अंदर, उसके अंदर एफडीआई नहीं आ रही है, एंड दिस इज बेसिकली अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर इंडिया। सर्विसेज सेक्टर के अंदर लगभग 80% ऑफ द एफडीआई आई है, ओके। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज ITES के अंदर लगभग 80% आई है। कुल मिला के आप देखो तो सर्विस सेक्टर टोटल के अंदर 80%, इसमें से ITES सेक्टर के अंदर 47%। 47% ITES के अंदर क्यों? क्योंकि जो जियो प्लेटफॉर्म वाला जो एक्विजिशन था गूगल फेसबुक के द्वारा, उसको यहाँ पे क्लासीफाई किया है अंडर अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सर्विस एक्टिविटीज। तो ये ITES में आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो सर्विस सेक्टर में 80% आप कह सकते हो एफडीआई, जिसमें से 47% आपकी आ गई ITES में। कुल मिला के जो बैजूस की आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को खरीदना, ऑनलाइन एजुकेशन चलाना, ये भी कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेक्टर के अंदर ही आता है। फिर होलसेल और रिटेल ट्रेड में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि एफडीआई काफ़ी आई है। खास बात दो ये है, नॉन एक्विजिशन रिलेटेड इनफ्लोज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग। ये जो सबसे मेन होते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिना एक्विजिशन लिए नए एसेट्स को बनाने के लिए कितनी एफडीआई आई, तो ये सबसे कम है। 2020-21 की एफडीआई इस पर्टिकुलर हेड में पिछले 5 सालों में सबसे कम है। तो नॉन एक्विजिशन रिलेटेड इनफ्लोज जो आए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ये पिछले 5 सालों में सबसे कम है 2020-21 में। तो ये थे $6.7 बिलियन इन 2020-21। ये 2016-17 में $12 बिलियन थे, ओके। मतलब पिछले साल भी आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो नॉन एक्विजिशन रिलेटेड, नॉन एक्विजिशन समझ गए होगे अब तक, जहां पे चीजों को खरीदा बेचा जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर्च्यून ग्रुप को खरीदा अगर रिलायंस ने, तो ये एक एक्विजिशन है, ओके। तो एक्विजिशन ना करने के लिए, नए सिरे से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो एफडीआई इंडिया के अंदर आई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो 2020-21 में $6.7 बिलियन थी और 2019-20 में $8.2 बिलियन थी। तो $8.2 बिलियन से भी $6.7 बिलियन पे आ गई है, ठीक है। और 2016-17 में यही नंबर $12 बिलियन पे था। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है वहां पे कहीं ना कहीं हम गर्त में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत वाला प्लान है इंडिया का, वो इस इक्विटी बेस्ड एफडीआई के दम पे नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं उसके लिए हमको लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रीन इन्वेस्टमेंट वाली एफडीआई चाहिए, जो कि यहाँ पे थोड़ी कमी आ रही है। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, एनर्जी इनएफिशिएंसी कैन शॉर्ट सर्किट कूलिंग इंडिया। पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, इसलिए मुझे बहुत लंबा समय लग गया उसको डिस्कस करने में। दूसरा आर्टिकल को थोड़ा जल्दी डिस्कस करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी कैन शॉर्ट सर्किट कूलिंग इंडिया। As Indian homes will be a key site where future cooling demand will play out, awareness of energy efficiency is crucial. आगे आने वाले समय में बहुत फ्रीक्वेंट और इंटेंस हीट वेव आने वाली है, जिसके चलते ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आप देखोगे कि पिछले 3 डेकेड्स में, 3 दशकों में 660 वेव्स आई हैं इंडिया में, जिसमें 12,273 डेथ्स हुई हैं। अब इंडिया की बात की जाए तो जो एयर कंडीशनर्स का पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर, वो काफ़ी कम है, ओके। और कहीं ना कहीं आगे आने वाली हीट वेव्स के बीच में एयर कंडीशनर्स का
पेनिट्रेशन इंडिया में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सटेंशियल कूलिंग सर्विसेज हमें हमारे नागरिकों को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी उनको हेल्दी और प्रोडक्टिव रखने के लिए। इसलिए यहाँ पे इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की बात की जा रही है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या बोल रहा है कि भाई आने वाले 10 सालों में जो एयर कंडीशनर है, रूम एयर कंडीशनर्स, उनकी ताकत 4 गुना बढ़ेगी। ओके, और लगभग 10 गुना बढ़ेगी अगले 20 सालों में। तो जो रूम एयर कंडीशनर्स हैं उनकी ताकत आगे आने वाले 10 सालों में 4 गुना बढ़ेगी और आगे आने वाले 20 सालों में 10 गुना बढ़ेगी। अब अगर इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का ये जो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक है ये सही हो जाता है तो भाई कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हम लोग एसी को चलाने में काफी एनर्जी यूज करने वाले हैं। ओके, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमें कूलिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा, घर घर में एसी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो तगड़ी गर्मी हो रही होगी तो कम से कम इंसान अंदर तो ठंडी में बैठेगा। लेकिन अगर अब ये कूलिंग नीड्स इनएफिशिएंट एसी पूरी करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इंडिया का जो मिटिगेशन एफर्ट है, बेसिकली हमें अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को कम करना है। तो आप एसी चलाओ, बट उसी एसी को चलाने में अगर आप कम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हो तो जस्टिफाइड है, और उसी एसी को चलाने में अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये जो भारत के घर है ना, जहाँ पे इन एसी को चला के कूलिंग डिमांड्स को मीट किया जाएगा, यहीं से प्लानिंग यहाँ पे शुरू करनी चाहिए। रेजिडेंशियल कूलिंग डिमांड को एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मीट किया जा सके, ये सरकार का एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टारगेट होना चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा शोध, ज़्यादा बातचीत नहीं करी जा रही है। और सबसे पहले ज़रूरी ये है कि कितने लोगों के पास एसी है, और जिन जिन लोगों के पास एसी है, जो जो लोग एसी पाना चाहते हैं, वो एसी को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हमको फ्यूचर की कूलिंग डिमांड को एसेस करना है। लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई भी एम्पेरिकल डाटा नहीं है, इसके लिए हमारे पास कोई भी प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। किस हिसाब से लोग एसी को खरीदने का डिसीजन लेते हैं, किस हिसाब से एसी में अलग अलग प्रकार की एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत हद तक जानकारी हमारे देश के लोगों के पास नहीं है। फिर अगर आप दिल्ली की वेल्दी नेबरहुड्स की बात करो तो एक सर्वे हुआ, ये एक्चुअली में जो लोग ऑथर लिख रहे हैं उन्होंने ही सर्वे करवाया है। ऑथर लिखा किसने ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑथर इसके आना अग्रवाल जी, ये फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली की। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक प्रीमियर रिसर्च एजेंसी है, ये बात आपको पता ही होगी। तो इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने एक्चुअली में एक लेटर पब्लिश किया था रिसेंटली, इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स, और यहाँ पे इन्होंने हाउस होल्ड के कूलिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। अब जब ये दिल्ली के वेल्दर नेबरहुड्स में पहुंचे तो दिल्ली की जो सबसे तगड़े अमीर नेबरहुड्स हैं, जैसे कि एंड्रयूजगंज हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके 43% हाउस होल्ड्स में एसी है, 39% हाउस होल्ड्स में कूलर है, और 18% हाउस होल्ड्स में फ़ैन है। तो 18% में फ़ैन है, 39% में कूलर से, 43% हाउस होल्ड्स में एसी है। इसमें इंटरसेक्शन भी है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, समझ गए। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि ये हाउस होल्ड जिस प्रकार से एसी को यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी अलग अलग है, अलग अलग हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे एसी दिन में 3 से 4 घंटे यूज़ होता है, 15% घर ऐसे हैं जहाँ पे दिन में एसी 8 घंटे इस्तेमाल होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंडिया के कूलिंग एक्शन प्लान को देखो तो इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान ये एसेस करता है कि इंडिया की रेजिडेंशियल कूलिंग डिमांड को मीट करने के लिए ये एज्यूम किया जा रहा है कि एक एसी एक घर में दिन में 8 घंटे तो चलेगा ही चलेगा, और ये थोड़ा अपर है। क्योंकि जब आप वेल्दी नेबरहुड्स में जाके देख रहे हो तो वहाँ पे कुछ घर आपको ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे एसी दिन में 3 से 4 घंटे ही चल रहा है। 15% घर जरूर ऐसे हैं जिसमें दिन में एसी 8 घंटे चल रहा है, और यहाँ पे इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान में हर जगह पे ये एसेस किया जा रहा है कि दिन में 8 घंटे एसी चलेगा। अब ये दुबई तो है नहीं जहाँ के टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि 24 घंटे एसी चल रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग एसी फिर भी थोड़ा कम चलाते हैं, और एसी का टेम्परेचर भी भाई बहुत मैटर करता है। तो आधे हाउस अपने एसी का टेम्परेचर 24% से 26% के बीच में रखते हैं। लगभग 27% हाउस होल्ड्स अपने एसी का टेम्परेचर 21 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रखते हैं। तो लगभग 50% ऑफ द हाउस होल्ड्स अपने एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और लगभग 27% ऑफ द हाउस होल्ड्स 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। अब ये टेम्परेचर मेजरमेंट क्या ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हो, मान लो 21 डिग्री पे आप अपना एसी चला रहे हो और उसको आप 22 डिग्री कर देते हो, तो इससे 6 डिग्री की एनर्जी सेविंग्स होती हैं। तो कुल मिला के एनर्जी कंजम्पशंस के पैटर्न भी इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उस पर्टिकुलर एसी को कितने टेम्परेचर पे चलाया जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, भीषण गर्मी में उसका टेम्परेचर आप कम करोगे, उसको ठंडा करोगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा ही करेगा। कुल मिला के आप समझिए ये
कि ऑथर यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च इस बात के अंदर होनी चाहिए कि अलग अलग हाउस में कितने घंटों के लिए एसी इस्तेमाल हो रहा है, कितने हाउसेज में एसी है, कितने हाउसेज में आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बेसिस पे एसी आ सकता है, और वो एसी कितने टेम्परेचर पे कितने घंटों के लिए चल रहे हैं। अगर ये सारे पैरामीटर्स हम लोग एसेस कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग लार्ज स्केल अडॉप्शन कर पाएंगे एफिशिएंट कूलिंग अप्लायंसेस का। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे आने वाले समय में थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, वो भी लो कार्बन मैनर में, क्योंकि आगे आने वाले समय में हीट वेव्स बढ़ेंगी, गर्मी बढ़ेगी। अभी इस गर्मी से आराम देना है तो एसी आपको लगवाने हैं, लेकिन एसी को आपको लो कार्बन मैनर में लगवाना है। तो एसी को चलाने में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो कम यूज़ होगी, तो कहीं ना कहीं कोल का कंजम्पशन कम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा, और हमारी एमिशंस इंटेंसिटी कम होगी। और दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनर्जी एफिशिएंसी अवेयरनेस। आप जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीद रहे हो वो कितने यूजफुल हैं आपके लिए। आज की डेट में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस मार्केट में अवेलेबल है, बट क्या जो यूजर्स हैं, क्या जो कंज्यूमर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। लगभग इंडिया में 1/3 ऑफ द हाउस होल्ड्स को स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं है। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम एक मैंडेटरी प्रोग्राम है रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स के लिए। इन रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स के ऊपर स्टार रेटिंग दी हुई होती है, जिसके बेसिस पे आप ये पता कर लोगे कि हाँ भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी है इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज में। अब बात यह है कि 1/3 को पता ही नहीं है स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के बारे में, और जिनको पता है उसमें आधे इसका मतलब नहीं समझ पाते कि इतने स्टार का क्या मतलब है, इतने स्टार का क्या मतलब है, इतने से कितनी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और इतने से कितनी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, लोगों को समझ ही नहीं है। ओके, तो साफ बात यहाँ पे ये है, अगर लोग इन्फॉर्म्ड होंगे, अगर लोगों को चीज़ों के बारे में आइडिया होगा, तो वो एक हायर एफिशिएंसी वाला एसी खरीदेंगे। नॉर्मल कर केस में क्या होता है, लोग मार्केट में जाते हैं या अमेजोन पे देखते हैं, कोई एसी 1 टन का उनको 23,000 का दिख दिया, और कोई एक एसी उनको 1 टन का 28,000 का दिख गया, तो ऑब्वियसली 23,000 वाला एसी खरीद लेंगे। लेकिन हो सकता है कि 28,000 वाले एसी की स्टार रेटिंग ज़्यादा हो, और ये स्टार रेटिंग अगर उसकी ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म में 28,000 वाला एसी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हाई स्टार वाले जो एसी होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बिजली के बिल में वो 5,000 रुपये से ज़्यादा बचा लेंगे। तो यहाँ पे जो वो 23,000 दे रहे हैं और वैसे 28,000 का दूसरा एसी मिल रहा था, अगर वो 28,000 वाला खरीदते तो अप फ्रंट पेमेंट 5,000 की बढ़ जाती, जो कि लोग चाहते नहीं है। लोग सस्ता एसी चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी बिजली 5,000 रुपये से ज़्यादा की खत्म हो जाएगी। इस बारे में लोगों को इन्फॉर्म्ड करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन फैलाने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाएंगे तब तक लोग गलत प्रकार से अपने परचेजिंग डिसीजंस लेते रहेंगे। एक बात तो ये कह रही हैं। फिर देखिए यहाँ पे कुछ और बातें बताई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो अल्टरनेटिव कूलिंग स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फैन को बहुत हद तक कुछ घरों में इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल वेंटिलेशन बहुत हद तक घरों में रखा जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, बट एक समय के बाद जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये वाले जो तरीके हैं चलने वाले नहीं हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एसी के यूजेज को इंडिया में बढ़ाना है, उसके लिए एसी को अफोर्डेबल करना है, ज़्यादा एफिशिएंट करना है। उसके लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा। सरकार को बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स और आप कह सकते हो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए लो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को प्रमोट करते हुए कूलिंग के इस पर्टिकुलर एम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, इसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बिहेवियरल चेंजेस की ज़रूरत है, एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है, एनर्जी एफिशिएंसी पे बेस्ड सब्सिडीज और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को देने की ज़रूरत है, ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को बनाने की ज़रूरत है। जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती है ना, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स होती है, उनके अंदर नेचुरल वेंटिलेशन अपने आप ही अच्छा होता है। और जहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन अच्छा होता है, कभी कभी लोग खुद ही एसी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको बाहर की हवा चाहिए होती है। एक समय से ज़्यादा भी अगर आप एसी चलाओगे तो मज़ा नहीं आता। जो मज़ा बाहर की स्वच्छ और ठंडी हवा का है वो कभी एसी नहीं दे सकता। फिर आगे चलते हैं, टेरराइजिंग डिसेंट ऑन बेल फॉर स्टूडेंट एक्टिविटीज। हाई कोर्ट बेल ऑर्डर्स आर एन इंडेक्टमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे दिल्ली प्रोटेस्ट एज टेररिस्ट एक्ट। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बात ये उठ के आती है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिया का जो ये आप कह सकते हो कि मेन एंटी टेरर लॉ है, जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं तो क्या उसको बेल दी जा सकती है? क्या तरीका है उसको बेल देने का? तो इस रिस्पेक्ट में आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि सेक्शन 43D क्लॉज 5, बेसिकली अंडर सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्या बोलता है कि भाई अगर कोर्ट
के दिमाग में ये ओपिनियन है कि भाई कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर क्राइम लगाया गया है वो क्राइम प्राइमा फेसी सच नजर आ रहा है, तो उस बेसिस पे भाई बेल रिजेक्ट की जा सकती है। मतलब कि अगर जुडिशरी को दिख रहा है कि जिन पर्टिकुलर पर्संस के ऊपर यूएपीए के अंदर इल्जाम लगाया गया है वो इल्जाम अगर सच है तो उनकी बेल को रोका जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि 2019 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बोलता है? इट बार्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द एविडेंस एट द बेल स्टेज एंड रूल्स दैट बेल कैन बी डिनाइड ऑन द ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द केस। मतलब कि जब बेल के ऊपर बात कोर्ट के पास पहुंचे तो बेल के ऊपर सुनवाई करते वक्त बहुत ज्यादा एविडेंस में घुसने की जरूरत नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत ब्रॉड कंटर्स आपके केस को दिख रहे हैं उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया गया है अगर ये इल्जाम सही है तो उसको बेल डिनाई कर सकते हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का 2019 का जजमेंट जो कि ये बोलता है कि जब बेल के ऊपर सुनवाई चल रही है उस समय पे बहुत ज्यादा एविडेंस खंगालने की जरूरत नहीं है। उस समय पे आप ब्रॉड कॉन्टर्स देखो और अगर उसके हिसाब से आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है तो आप उसकी बेल डिनाई कर सकते हो। सिमिलरली सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्या बोलता है कि भाई अगर रीजनेबल ग्राउंड्स दिख रहे हैं आपको जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है ये सही है, तो उस बेसिस पे भी उसकी बेल को डिनाई किया जा सकता है। अब कुल मिला के जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ये किसके ऊपर लगाया गया था? तो दिल्ली पीपल ने उन एक्टिविस्ट के अगेंस्ट और उन लोगों के अगेंस्ट जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया, और उसके बेसिस पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जेल में बंद कर दिए गए। अब जब भी इनकी बेल एप्लीकेशन आती है तब कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीजें। अभी हुआ ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट, ये 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट 1 साल से ज्यादा जेल में बंद हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली में जो राउट्स हुए थे उसमें ये लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। यही आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट जो आपका एजिटेशन चल रहा था उसमें राइट्स शुरू हो गए थे। उसमें यहाँ पे 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था और इन 3 लोगों को अभी दिल्ली की हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। और ये बेल देते वक्त क्या रीजनिंग और क्या इंटरप्रिटेशन दिया जजेस ने? तो जजमेंट पास किया है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम बम्मानी ने। इन्होंने एक डिस्टिंक्शन किया है किसके बीच में? बिटवीन दोज एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द कंट्रीज इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑन द वन हैंड एंड प्रोटेस्टर्स एंड डिसेंटर्स रोब्ड इन अनजस्टिफिएबली अंडर द रूब्रिक ऑफ टेररिज्म ऑन द अदर। मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को यहाँ पे डेसिफर करते वक्त ये दोनों जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोल रहे हैं कि देखिए जब भी किसी के ऊपर यूएपीए लगाया गया तो आपको एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या इन लोगों ने सच में देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के इन जजेस के डिसीजन से तो यह नजर आ रहा बेल वाले कि इन्होंने देश की सिक्योरिटी और ऑनर को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाँ, इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, डिसेंट किया है, और इस प्रोटेस्ट डिसेंट के चलते इनके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम लगा दिया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे बेल एप्लीकेशन इन 3 प्रोटेस्टर्स के फेवर में चली गई है। तो दिल्ली पुलिस यहाँ पे नाराज हो गई। तो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। कुल मिला के यहाँ पे स्टैट्यूटरी इनविंसिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस, मतलब ये जो इल्जाम लगाया गया था इन 3 लोगों के ऊपर, आसिफ इकबाल तान्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलीटा, ये 3 लोग बंद हैं जेल में। लगभग 1 साल के ऊपर हो गया, फरवरी 2020 में गड़बड़ हुई थी। इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है किसका? भाई डिसरप्शन फैलाने का, डिसरप्टिव एक्टिविटीज करने का। लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं वो ये कह रहे हैं कि यूएपीए के अंदर अगर दिल्ली पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने इन पर्टिकुलर लोगों के ऊपर इल्जाम लगा दिया तो ये इनविंसिबल नहीं है एग्जाम। मतलब यूएपीए के अंदर एग्जाम लगाए तो ये लोग हमेशा के लिए जेल में बंद रहेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि ये लोग सीधे सीधे टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, ये लोग सीधे सीधे किसी टेररिस्ट एक्ट को फंड नहीं करे गए हैं, ना ही ये लोग कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे टेररिस्ट एक्ट फैलाने के लिए। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और भारत के संविधान में प्रोटेस्ट अलाउ है। तो यूएपीए के अंदर अगर दिल्ली पुलिस ने एक्ट लगा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जेल में ही बंद रहेंगे। तो यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट को लगा कि इनको जेल बेल पे छोड़ा जा सकता है और उन्होंने इनको बेल पे छोड़ दिया है। ओके, अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ऑब्वियस बेल पे छोड़ा है, बाइज्जत बरी नहीं किया है। तो ऑटोमेटिकली जब तक यूएपीए के चार्जेस पूरे नहीं हो जाते, जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक इनको बेल दे दी गई है। मतलब इनको जेल में रहना जरूरी नहीं है। इसकी एक और वजह बताई गई है, इस पूरे के पूरे केस में 740 विटनेसेस है और इन सारे 740 विटनेसेस को बुलाया जाएगा
इनको एक एक करके कोर्ट इनकी बातों को सुनेगी। आप समझिए 740 विटनेस यहाँ पे कोर्ट के सामने आएंगे और आके अपने स्टेटमेंट्स देंगे। उसमें से बहुत सारे 740 विटनेस अपने अपने समय पे हो सकता है कोई प्रोसीडिंग को स्किप कर दें, कहीं बिजी हो। तो ऐसे केसेस में क्या इन लोगों को जेल में बंद रखना सही है? और दिल्ली हाई कोर्ट ये बोल रही है कि ये लोग सीधे सीधे, आप कह सकते हो, टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं थे, सीधे सीधे देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का नुकसान नहीं कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप यूएपीए का इल्जाम लगा देते हो तो ये इनविंसिबल नहीं है, इसको भी स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, और स्ट्रक डाउन यहाँ पे किया है। दिल्ली पुलिस चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट। कुल मिला के दिल्ली पुलिस यहाँ पे इन लोगों को टेररिस्ट बोल रही है। अब ये टेररिस्ट हैं या नहीं है, इस बात को डिसाइड करने की काबिलियत केवल कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट ने इनको बेल दे दी है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इनकी बेल पिटीशन को रिजेक्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है। हालांकि बेल पिटीशन इनकी एक्सेप्ट हो गई है हाई कोर्ट में, लेकिन ये जो बेल इनको हाई कोर्ट ने दी है, ये बेल को रिफ्यूज कर देगा सुप्रीम कोर्ट, या इस बेल को एंटरटेन करके रखेगा सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा। दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोजर कंपनसेशन। देखिए इससे रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल भी मैंने अपलोड किया अपनी वेबसाइट पे, आप उस आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं हल्का सा इस केस के बारे में समझा देता हूँ, डिटेल में मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। 9 साल हो चुके हैं, इटालियन मैरीन्स केरला के कोस्ट पे आए, 2 लोगों को उन्होंने गोली मार दी। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चला और सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए। इटली की सरकार इनको पूरी तरीके से बचाना चाह रही थी, इंडिया की सरकार वहां पे ह्यूमिलिएट ही होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के ह्यूमिलिएशन को बचा लिया। 10 करोड़ रुपए का हर्जाना यहाँ पे इटली ने डिपॉजिट कर दिया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास मैटर पहुंचा था। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उनक्लोज के अंदर काम करता है। उनक्लोज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंदर ये जो पीसीए है, पीसीए ने बोला कि भाई 10 करोड़ का कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन दिया जाएगा, 10 करोड़ तो नहीं बोला। उनक्लोज के पीसीए ने बोला कि भाई कंपनसेशन दिया जाएगा, और ये जो सल्वाटोर गिरोने है और मसेमिलिन लटोरे है जिसने कि ये क्राइम कमिट किया है, ये इंडियन जुरिडिक्शन में भले कमिट किया है, लेकिन इनके पास इम्यूनिटी है, चूंकि एक स्टेट के बिहाफ पे एक्ट कर रहे थे, एक सरकार के बिहाफ पे एक्ट कर रहे थे, इटली की सरकार, और इनको सच में लगा कि ये जिसको मार रहे हैं वो पायरेट्स है, बट एक्चुअली में वो पायरेट्स नहीं थे, वो मछुआरे थे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी बोला गया है कि ये जो सेंट एंटोनी करके बोट थी जिसमें कि ये मछुआरे थे, उनको जो मारा गया, यहाँ पे एक इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया है इटली की वेसल ने। इटली का ये जो वेसल था एनरिका लेग्जे, इसने लॉ ऑफ नेविगेशन को वायलेट किया है, लॉ ऑफ सी को वायलेट किया। ये कंटीजे जोन में घुसे थे और वहां पे उन्होंने गोली चला दी इंडिया के। तो अब इन मैरीन्स के ऊपर ट्रायल चलेगा, लेकिन ट्रायल ये इटली में चलेगा, इंडिया में इनके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी केस रद्द कर दिया है, क्योंकि 10 करोड़ की कंपनसेशन यहाँ पे आ चुकी है। ओवरऑल देखा जाए तो जो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने बोला है, शुरुआत में इटली ने भी यही बोला था, इटली ने कंपनसेशन की बात की थी और ये बोला था कि हम इन मरीन्स को अपने देश में ट्राई करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ गया था। उस समय पे कांग्रेस की सरकार ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। तो जो 2 फिशरमैन मछुआरे मरे हैं उनके लीगल हेयर्स को 4-4 करोड़ रुपए मिलेगा, और फिशिंग वेसल वाले को यहाँ पे 2 करोड़ रुपए मिलेगा। ये जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ है ये बहुत आराम से रिजॉल्व हो सकता था, लेकिन ज़बरदस्ती इसको इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में खींचा गया और बहुत बवाल हुआ था उस समय पे। नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट काफ़ी उठ गए थे। आपको याद होगा कि बेल पे जब इन 2 मरीज को छोड़ा गया और वापस इटली चले गए, और उनकी गारंटी दी इटली के एम्बेसडर ने इंडिया में, बाद में इन मरीज ने इंडिया आने से मना कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया कि ये मरीज अगर इंडिया नहीं आए तो हम इटली के एम्बेसडर को अरेस्ट कर लेंगे। ये मरीज दौड़े दौड़े इंडिया लौट के आए उस समय पे। तो कुल मिला के ये जो इतना स्टैंड ऑफ टाइप का चला है, और इसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, उसने एंटी पायरेसी लॉ लगा दिया यहाँ पे। लॉ का नाम क्या था? द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी इन मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट 2002। ये एंटी पायरेसी लॉ है इंडिया का, और इस लॉ के अंदर डेथ की सजा है। जब ये लॉ लगाया गया इन 2 मरीन्स के अगेंस्ट में, भाई पूरे यूरोप में बवाल बच गया, इंडिया को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाने लगा। हालांकि बाद में ये लॉ हटा लिया गया था। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, जो कि इतनी लंबी खिंच गई है यहाँ पे, इसको बहुत आराम से डिप्लोमेटिक तरीके से भी सेटल किया जा सकता था, लेकिन नहीं सेटल कर पाए। इतना लंबा केस चला, अभी 10 करोड़ का कंपनसेशन दे दिया गया है। क्रिमिनल केस चलेगा इन 2 मरीन्स के अंदर इटली में, हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ देखिए होने वाला है नहीं। इस केस को बहुत डिटेल से अलग समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। आई होप आपको इन वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। देखिए बहुत मेहनत लग रही है, मेरे लिए इंसेंटिव यही होगा, अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करो, लेकिन वीडियो शेयर करो, एटलीस्ट इतना करके जाओ, उससे मुझे बहुत मिलेगी। गुड बाय।